नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी तमाम तरह की बातें हम करते हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और भी ऐसे कई क्षेत्र जिसमें आप कार्य कर कर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। आम के पेड़ के नीचे मधुमक्खी पालन आय का बेहतरीन जरिया। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में होगी गुणात्मक वृद्धि। धान की रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर है उपयोगी। बिहार में बागवानी फसलों की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन दोनों योजनाओं के तहत आम की खेती को शामिल किया गया है। बिहार सरकार किसानों को आम का बगीचा लगाने के लिए पौधे मुफ्त में दे रही है। इन पौधों की देखभाल के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान भी देने का फैसला किया गया है। सघन बागवानी मिशन के तहत 10 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत किसान अधिकतम 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हमारे देश के गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसान भाई आधुनिक खेती को अपनाएं ताकि दोहरा मुनाफा कमा सकें। खबरें खेती के इस अंक में आज हम आपको बताएंगे कि आप आम के पेड़ के नीचे मधुमक्खी पालन कर कैसे कृषि व्यवसाय में एक सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आम की खेती करने वाले किसान अगर आम के पेड़ के नीचे खाली जगह पर मधुमक्खी पालन करते हैं तो उन्हें आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल सकते हैं, यानी कि दोहरा लाभ। मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा एक व्यवसाय है जिसमें लागत कम और मुनाफा कहीं अधिक प्राप्त होता है। दरअसल मधुमक्खियों द्वारा आम के मंजरों पर परागकण क्रिया से उसके उपज में गुणात्मक वृद्धि होती है और यह बेहद ही सस्ता उपाय है। मधुमक्खी पालन के लिए किसान भाई आधुनिक तकनीक वाले बॉक्स बना लें और उन्हें 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर रखें। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि लकड़ी के बॉक्स पर सूर्य की सीधी किरणें ना पड़े, नहीं तो मधुमक्खियों को नुकसान पहुंच सकता है। किसान भाइयों, जमाना जैविक खेती को अपनाने एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूर भागने का है। ऐसे में पशुपालक किसान भाई गोबर की मदद से केचुआ खाद को तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ कीड़ों के द्वारा गोबर, वनस्पति एवं भोजन के कचरों को विघटित करके बनाई जाती है। केचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने एवं पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। यह हल्का काला तथा दानेदार होता है जो फसलों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होता है। वर्मी कंपोस्ट की विशेषता यह भी है कि यह भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ भूमि के जल धारण क्षमता को भी काफी बढ़ाता है। किसान भाई, अगर आप गेंदा फूल की खेती करने जा रहे हैं तो उसके अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद का चयन भी जरूर करें, जिससे उत्पादन बेहतर होने के साथ साथ बाजार भाव भी अच्छा मिल सके। गेंदा फूल की कई किस्में हैं जिसमें 2 सबसे प्रमुख हैं, अफ्रीकन गेंदा एवं फ्रांसीसी गेंदा। खेती बाड़ी में कृषि उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाजार में कई ऐसे कृषि यंत्र मौजूद हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। ऐसा ही एक यंत्र है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। इस यंत्र का उपयोग धान की रोपाई करने के लिए किया जाता है। आइए अब एक नजर मंडी भाव पर।
किसान भाइयों, आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताजा भाव किस प्रकार है। लाल आलू 1900 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सब्जियों की बात की जाए तो भिंडी 2400 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 2800 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल, करेला 2600 रुपए प्रति क्विंटल और टमाटर 1200 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं पर छिटपुट बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जहां आपने जाना सरकार की नीतियां, तकनीक, सूचना, सफलता की कहानी, इसके साथ साथ मौसम की जानकारी और मंडी भाव। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं।
यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। किसान भाइयों, विराम के बाद पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आगे हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान के पौधों को सीधा खेतों में बोया जाता है। इसकी खास बात यह है कि किसानों को धान की रुपाई के समय कम लागत और खर्च लगते हैं। इससे समय और खर्च दोनों बचती है। तो चलिए इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चांदनी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कुछ ही दिनों में धान की बुआई शुरू हो जाएगी। खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा कैसे प्राप्त हो सके। जी हाँ किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई कैसे की जाए और ये क्यों अभी के समय में आवश्यक है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चांदनी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धान की जो सीधी बुआई है वो क्या है, हमारे किसान भाई इसे किस रूप से समझें? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सिर्फ खरीफ मौसम में ही ज़्यादातर उगाई जाती है और इसका हमारे देश का 85% धान खरीफ मौसम में ही उगाया जाता है। किसान भाइयों, आप सभी सीधी बुआई करके बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि सीधी बुआई करने से पानी की बचत होती है। जैसे हमें सीधी बुआई करने से कदवा नहीं करना पड़ता और ना ही खेतों में पानी खड़ा करना पड़ता है, जिसके कारण हम 15 से 25% तक की पानी की बचत कर सकते हैं। इसमें श्रमिकों एवं ऊर्जा की भी बचत होती है। जैसे कि हम इसमें बुआई नहीं करते, इसमें हम लोग रोपाई नहीं करते, इसलिए इसमें श्रमिकों और समय की भी बचत है। एक अहम प्रश्न और है कि सीधी बुआई करने के पहले जो धान का बीज होता है, हमारे किसान भाई क्या उसे बीजोपचार करके उसके बाद खेत में डालें या ऐसे ही सीधे तौर पे खेत में ले जाके डाल सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। धान की जो बुआई से पहले अगर हम बीज शोधन करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा बीज जमाव होता है और फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो बीज शोधन करने के लिए सबसे पहले हमें 8 से 10 घंटे बीज को पानी में भिगोकर और उसका खगड़ी निकाल लेना चाहिए। उसके बाद 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और उसके साथ 2 ग्राम बेविस्टिन मिलाकर हमें बीज में मिलाकर उसे 2 घंटे सुखाकर फिर बुआई करें। इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। जो हमारे किसान भाई ये सीधी बुआई को अभी प्राथमिक तौर पर अपनाए हैं, उनके लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं कि सीधी बुआई उनकी फसल जो धान की है उसके पैदावार में बाधक न बने और पैदावार अच्छी हो सीधी बुआई को अपनाने के बाद में? किसान भाइयों को कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप सीधी बुआई करें तो उससे पहले हमें खेत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमें खेत को
जुताई कर उसे लेज़र लैंड लेवलर द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उसमें हमें खेत में नमी बना के रखनी चाहिए और उसके बाद बीज उपचार करके ही लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और जो बीज का बुआई करने का गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही रखना चाहिए और उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसान भाइयों को रखनी चाहिए 20 सेंटीमीटर तक। तो ये सब किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है मैडम। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और अहम सवाल है और वह यह है कि जो हमारे किसान भाई सीधी बुआई को प्राथमिकता देते हैं, तो ये आमतौर पर ये देखने में आ रहा है, अभी पिछले साल जो हमारे किसान भाई जो सीधी बुआई किए थे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है खरपतवार उसमें खेत में इतना उग जा रहा है सीधी बुआई करने के बाद कि उसको हटाना मुश्किल हो जा रहा है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई जो सीधी बुआई को प्राथमिकता धान की बुआई में दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को बुआई के 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन में निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और अगर श्रमिकों की उपलब्धता कम है और क्योंकि मजदूरी भी महंगी हो गई है तो इसके कारण वह रासायनिक नियंत्रण भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है पेंडिमिथिलिन, जिसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रयोग करके 1 हेक्टेयर में वो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जिसका कि 3.25 लीटर दवा 600 से 800 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। इसके अलावा मैडम रासायनिक छिड़काव के बारे में आपने तो बतलाया, जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा अगर कोई जैविक विधि हो जिसके प्रयोग से, हालांकि ये जैविक जो विधियां हैं, जो केचुआ खाद है या ये सबको हमारे किसान भाई अब अपनाने के लिए बेहद ही आतुर हो रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है कि हमारे किसान भाई जैविक विधि से खेती करें। तो जैविक अगर कोई छिड़काव हो जो जिससे हमारा जो धान का फसल है उसकी रक्षा हो सके, तो उसका भी आप हमारे किसान भाइयों के से जिक्र कर दीजिए। जो फसल अवशेष हम खेत में उसको निकाल करके, उसको हटा करके जो बुआई करते हैं, उसके अलावा अगर हम फसल अवशेष को खेत में रहने दें और उसी में अगर हम बुआई करें तो इससे भी जो खरपतवार नियंत्रण काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फसल अवशेष है वो ज़मीन पर रहता है और वो भी एक खाद का काम करता है। जी, वो भी एक खाद का काम करता है और वो ज़मीन पर एक लेयर बना देता है, जिससे कि जो खरपतवार के बीज हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इससे खरपतवार उग नहीं पाता है और इससे उसका नियंत्रण हो जाता है। 1 एकड़ में चांदनी जी, ये हम अपने किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई मान लीजिए 1 एकड़ में सीधी बुआई करना चाहते हैं धान की, तो उनको 1 एकड़ में अनुमानित बीज कितना लगेगा? तो किसान भाइयों, सीधी बुआई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा 10 से 12 केजी प्रति एकड़ लगती है। तो अगर आपका धान महीन है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर सकते हैं और अगर आपका धान मोटा है तो आप 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि कुछ ज़रूरी सावधानी को अपनाकर ये आने वाले समय में जब धान की बुआई शुरू होने वाली है तो आप सीधी बुआई करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सीधी बुआई में आपको लागत खर्च कम है, श्रमिक की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप धान की सीधी बुआई अपने खेत में करके और हमारे विशेषज्ञ के द्वारा बताए गए सुझावों को अमल में ला करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार धान की प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना धान की सीधी बुआई के बारे में, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं केचुआ खाद किसानों के लिए वरदान के बारे में। किसान भाइयों, केचुआ खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, जिससे फसलों में उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, जिस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, पारंपरिक
कृषि प्रणाली में जहाँ हम खेती किसानी को एक स्वास्थ्य वर्धक के रूप में किया करते थे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिल रहा है कि हम उत्पादन को, पैदावार को बढ़ाने के लिए इतने बेशुमार तरीके से मतलब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य तो उससे प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य भी बहुत ही पुरजोर तरीके से प्रभावित हो रहा है। और आज का हमारा जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केचुआ खाद किसानों के लिए वरदान। जी हाँ किसान भाइयों, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रीता सिंह, जो वरीय वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में, और यहाँ की प्रधान भी हैं। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। केचुआ खाद किसानों के लिए वरदान किस तरह है? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही अहम विषय है किसानों के लिए। आजकल हम लोग सुन रहे होंगे रासायनिक खाद और किस तरह किसानों को ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा, बहुत किल्लत है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान भाई इतने दिक्कतों के बाद उसको उपलब्ध करके और इसको अवेलेबल करते हैं और खेतों में डालते हैं। नतीजा यह है कि आज आप लोग देखते होंगे जो उत्पादन 7-8 साल पहले हमारे किसान भाई ले पाते थे, वो उत्पादन स्तर भी गिर गया है। साथ ही साथ जो फसल का दाने का जो बोल्डनेस, जो चमक रहती थी, वो खत्म हो गई है। ये सभी कारण है और मानव स्वास्थ्य पर भी, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा दुष्प्रभाव, और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी, हम लोग किसान भाई जमीन से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन एवज में हम लोग मिट्टी को क्या दे रहे हैं? मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, और साथ ही साथ इसका दुष्प्रभाव जो वातावरण पर तो पड़ ही रहा है और मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, सब पर पड़ रहा है। लेकिन ये जो है हमारा केचुआ खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, ये किसानों के लिए वरदान है। बहुत सारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से ये इकाई का स्थापना किए, और जैसे गाय का गोबर ताज़ा कभी नहीं होनी चाहिए, 15 से 20 दिन पुराना गाय का गोबर, सूखा पत्ता, चाहे जो सब्जियां हर एक घर में बनती हैं, उसका अवशेष जो बच जाता है, काट कर उसमें डाल के पिट में वो 3 महीने, 60 से 70 ऐसे लिटरेचर में दिखते हैं, लेकिन 3 महीने लग जाता है। इसको केचुआ डाल के सड़ाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस पिट में सबसे ऊपरी हिस्सा पर जूट का बोरा भिंगा के इसको ढक देते हैं, और उसके नीचे हम लोग केचुआ कहने से बहुत लोग समझते हैं कि ये देशी केचुआ। मैं देशी केचुआ की बात नहीं कर रहे हैं। रेड वर्म्स, ईशानिया फैटिडा, क्यों यहाँ बात आती है कि देशी केचुआ और रेड वर्म्स? देशी केचुआ मिट्टी खाता है, कचड़ा नहीं खाता है, लेकिन हमारा रेड वर्म्स जो ईशानिया फैटिडा, ये मिट्टी के साथ साथ कचड़ा भी खाता है, और जैसे जैसे वो खाएगा उतना ही वो मिट्टी जो कचड़े की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। मैडम आते हैं इसी सवाल पे कि जो केचुआ खाद बनाने की जो प्राथमिक अवस्था है, सरल शब्दों में, जो हमारे किसान भाई सरल शब्दों में ये समझना चाहें कि केचुआ खाद हम किस तरह से बना सकते हैं, तो सबसे पहले उनको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? सबसे पहले किसान भाइयों को बहुत साधारण सी बात है, पिट वहाँ बनानी चाहिए जहाँ पानी का जल जमाव ना हो, उचास जमीन हो, क्योंकि कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू का उस पर प्रकोप ना हो। और दूसरी जो गलती हमारे किसान भाई करते हैं वो है शेड। जैसे बगीचा लोग देख के वहाँ बना देते, लेकिन डायरेक्ट उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए और बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए, वो शेड लगी होनी चाहिए। और जितना भी कम लागत में आप बना सकते हैं उस शेड को, और बाकी एक कम से कम लागत में सीमेंट, बालू और ईंटा से आप जोड़ के पिट बना दिए 3x2 का, और उस पिट में गोबर, सब्जियों का वेस्ट मटेरियल डाल के, और सबसे ऊपर केचुआ और
उस केचुआ को जूट की बोरा से ढक देना है और अंधकार रहेगा तो वो अपना काम करेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और अंदर जाएगा। और जितना ही उस वेस्ट मटेरियल को वो खाएगा, वो खाद की गुणवत्ता उतना ही बरकरार रहेगी। और 3 महीने, मात्र 3 महीने में ये गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए तैयार हो जाता है। हमारे किसान भाइयों की ये धारणा है कि जैविक विधि से हम खेती करेंगे या केंचुआ खाद से हम उपयोग में उसको लाएंगे तो हमारी जो फसल है उसकी पैदावार कम होगी। हाँ, ये लेकिन यही चीज को हम बताना चाहते हैं। पहला साल अगर लगातार 3 साल तक वो जैविक खाद उसमें प्रयोग करें तो 3 साल के बाद जो आपने बताया यूरिया उस रासायनिक खाद के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन पहला साल, दूसरा, ये थोड़ी उत्पादन स्तर कम जाएगी। इसको लेके किसान भाई बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि 3 साल के बाद वो उत्पादन स्तर वो अचीव कर सकेंगे और उसमें जो दाने होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, चमक होती है, वो सभी बरकरार रहेगी और सबों के लिए वो लाभदायक रहेगा। किसान भाइयों, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली धान की सीधी बुआई के बारे में और केचुआ खाद के किसानों के वरदान के बारे में। तो ऐसे ही नई जानकारी और नए विषय को लेकर हम होंगे आपसे रूबरू अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें, हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।